नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के अध्याय संख्या 5 को अपने पढ़ने हैं अध्याय संख्या 6 को अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नगरों के बारे में जाना है पिछली 2 वीडियोज़ में। और जो व्यापारी रहते हैं उनके जो संघ थे, हमारा जो भारतीय व्यापार था वो किन क्षेत्रों से था और वहाँ से किस प्रकार की वस्तुओं को लाया जाता था और किस प्रकार की वस्तुओं को बेचा जाता था, वह सब कुछ हमने पिछली वीडियोज़ के द्वारा जाना है। इस भाग में अपने क्या है, एक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा था रेशम रूट का या सिल्क रूट का या कह सकते हैं रेशम मार्ग का, उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपने पॉइंट शुरू करेंगे। जो नगरों में सिल्क था वो किस प्रकार की उन्नत अवस्था में उस समय मौजूद था। सबसे पहले अपने क्या है, थोड़ा कांधार के बारे में पढ़ लेते हैं। कांधार जो नगर है उसके पास काबुल नगर है, ठीक है। इन 2 नगरों के बारे में अपने थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कांधार नगर जो है वो तो महाभारत काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उसका जो नगर था वो कांधार नगर रहा था। उसके अलावा काबुल नगर जो है वो मुग़ल काल या उससे पहले का जो क्षेत्र था, मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक रहा है काबुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं काबुल से। काबुल जो है वो एक प्रकार का विषम भूदृश्य वाला क्षेत्र था। विषम भूदृश्य वाला क्षेत्र, क्योंकि काबुल जो है वो विषम भूदृश्य वाला क्षेत्र था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ बीच में, ठीक है। तो जिसके कारण उसके ही कारण क्या है, यह थोड़ा सा रोमांचक बन जाता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में क्या है, यह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन चुका था। 16वीं शताब्दी में क्या है, राजनीतिक महत्व दृष्टि महत्वपूर्ण नगर बन गया था। क्योंकि इसके पीछे कारण यह था कि काबुल जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसीलिए राजा जो है वो अपनी राजधानी जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अपनी राजधानियाँ बनाया करते थे। मुस्लिम शासक जो इस समय यहाँ पर रहते थे, अरब से आए हुए वह है, और इसी के कारण क्या है, राजनीतिक महत्व वाला होने के कारण यह एक वाणिज्यिक नगर भी बन गया, ठीक है। महत्वपूर्ण होने के कारण यह वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि जहाँ राजा स्वयं रहता है, जिसने राजधानी बसाई है, उसका विकास होना अवश्य ही बात है, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या था, जो काबुल और कांधार थे, काबुल और कांधार नगर, ये दोनों के हैं विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग का हिस्सा थे। जो व्यापारियों का एक प्रसिद्ध मार्ग रहा है उस समय का, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, उसका यह क्या थे, हिस्सा रहे थे उस समय। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर राजधानी होने के कारण घोड़ों का व्यापार अच्छा होता था। घोड़ों का व्यापार बहुत ही अच्छा रहता था यहाँ पर। 17वीं शताब्दी में हीरों के जो एक कोई सौदागर थे, उन्होंने अपने अनुमान के अनुसार बताया था कि यहाँ घोड़ों का व्यापार लगभग 30,000 रुपये के लगभग रहता है, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि थी। हालांकि 30,000 रुपये आज कोई मैटर नहीं रखते हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं, हालांकि रखते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन उस समय यह बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी और इतना बड़ा व्यापार उस समय उस जगह सिर्फ घोड़ों के लिए हुआ करता था, ठीक है। तो इसके अलावा काबुल या कांधार जो थे, वहाँ पर नेवी
खजूर या इसके अलावा गलीचे, रेशमी कपड़े। राजधानी नगर था क्यों, तो अवश्य बात है शाही परिवार वहाँ पर रहते थे, तो रेशमी कपड़े और सिल्क रूट का भाग था, ठीक है। या ताज़े फल ऊँट पर लाद कर क्या है व्यापारी वहाँ से जाते आते थे और वहाँ अपना व्यापार किया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ ये क्षेत्र गुलामों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। उस समय गुलामों का व्यापार बड़े स्तर पर होता था और यह गुलामों के व्यापार का क्या है बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका था या फेमस क्षेत्र बन चुका था उसके लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो छोटे नगर बने हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था जो था छोटे मोटे जो नगर थे और जो व्यापारी थे उनके ऊपर चर्चा की थी हमने। तो उसी प्रकार से हमने एक छोटे नगर जो बाद में क्या है एक महत्वपूर्ण नगर का भाग बन गया है प्रशासनिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से, दोनों तरीके से, ठीक है। तो कांधार और काबुल इस प्रकार के नगर थे। अभी जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है नगरों में से, उसको शुरू करते हैं। अब देखो बीदर क्या है एक क्षेत्र है, ठीक है। बीदर क्या है एक क्षेत्र है जो क्या है तांबे और चांदी की जड़ाई, तांबे वह चांदी की जड़ाई करके क्या है बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ों का कार्य बना करते थे। इसी के कारण क्या है इस शिल्प का नाम भी क्या पड़ गया, इस शिल्प का नाम भी बीदरी शिल्प। देखो नगर के कारण, नगर का नाम बीदर है और वहाँ पर चांदी और जो तांबे की जड़ाई के कार्य होते थे, शिल्प का कार्य होता था, जिसके कारण उस क्षेत्र को ही उस शिल्प को ही क्या नाम दिया गया, बीदरी शिल्प नाम दिया गया। या फिर इसके अलावा पांचाल या फिर कह लीजिए विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या है हिंदू समुदाय में चीज़ों के सर्जन करने वाले जो हैं उनको विश्वकर्मा भगवान के रूप में जाना जाता है। तो विश्वकर्मा या पांचाल समुदाय, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सुनार, कसेरे, लुहार या फिर राजमिस्त्री, बढ़ई आदि जो हैं वो राजधानियों के महल, यानी इनका कार्य क्या होता था, महल, मंदिरों निर्माण, मंदिरों का निर्माण करने के लिए काम में ये आते थे, ठीक है। इसके अलावा राजमहलों को मैंने बता ही दिया, या बड़े बड़े भवन हैं। इसके अलावा तालाब बनाने के लिए या जलाशयों के निर्माण के लिए, तालाब जलाशयों के निर्माण हेतु, ठीक है,
ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी प्रकार से क्या है सालियार या केकोलार सालियार या केकोलार सालियार या केकोलार जो हैं ये क्या है बुनकर थे। बुनकर जानते हो ना, कपड़ों की बुनाई करके कपड़ों को बनाते हैं, वो बुनकर थे है भी क्या है समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वे मंदिरों में भारी दान दक्षिणा भी किया करते थे। वस्त्र के निर्माण से संबंधित अन्य कार्य है जैसे कपास को साफ करना, कपास को साफ करने का कार्य है, काटने का कार्य है, काटना या फिर रंगना, ये सारे के सारे क्या हैं स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे और विशेषज्ञता इनके लिए आवश्यक रहती थी। यानी यह कार्य एक ही जगह पर नहीं होता था, इनके लिए अलग अलग विशेष या विशेषज्ञ लोग बने हुए थे और ये सारे के सारे क्या है एक विशेष व्यवसाय बन चुके थे। अलग अलग जगह पर कार्य अलग अलग प्रकार के लोग किया करते थे। ठीक है, यानी ये बुनकर हैं, ये क्या है कारीगर हैं एक प्रकार के, मतलब कारीगर तो दोनों ही होते हैं, या समुदाय के जो लोग हैं वो, ठीक है, या शिल्प का कार्य करने वाले अलग। तो प्रत्येक जो व्यवसाय था वह एक स्वतंत्र व्यवसाय बन गया और जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उन क्षेत्रों में करने वाले लोगों को था। यानी छोटे स्तर पर इस प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते थे और इसी के कारण जो छोटे या लघु व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उद्योगपति थे छोटे, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। और इन्हीं चीज़ों के कारण जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है काबुल का, जो पहले पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था लेकिन राजधानी नगर बनने के बाद वह उसकी किस्मत पलट जाती है। तो उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अहमदाबाद जो है वह जो शहर होते हैं उनके भाग्य बदलते रहते हैं। किसी समय में क्या है अहमदाबाद इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या है अहमदाबाद व्यापारिक केंद्रों के रूप में या कुछ बड़े शहरों के रूप में है विकसित हुआ। लेकिन तंजावुर जो है वो अन्य नगरों की अपेक्षा विस्तार या महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। यानी किसी समय में हमने जो इसी चैप्टर के स्टार्ट के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि तंजावुर क्या है शिल्प नगर भी है, मंदिर नगर भी है, व्यापारिक नगर भी है और प्रशासनिक नगर भी है। तो वह सभी विशेषताओं वाला नगर अचानक से क्या है सिकुड़ जाता है और उसकी जगह पर क्या है अहमदाबाद जो किसी समय में जिसका नाम भी नहीं था या छोटे मोटे नगर के रूप में जाना जाता था, वह अचानक से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा भी नगरों के साथ होता है। ठीक है, इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद है जो रेशमी कपड़ों के लिए एक समय के लिए उभरा, लेकिन बाद में 1704 में क्या है उसका बिजनेस डाउन आ चुका था, क्योंकि वह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए वस्त्रों का कंपटीशन उसके द्वारा नहीं किया गया था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो किस्मतें बदलती रहती हैं नगरों की भी और इंसानों की भी। अभी क्या है अपने जो उदाहरण पढ़ेंगे वास्तुकला के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर रहा है, उसमें सबसे पहले हम्पी नगर के बारे में अपने पढ़ते हैं। देखिए जो हम्पी नगर है वो कृष्णा व तुंगभद्रा नदी घाटियों के पास बसा हुआ है। ठीक है, जो क्या है वास्तुकला का सौंदर्य वहाँ पर उत्कृष्ट है। और यह क्या है 1336 में विजयनगर साम्राज्य का
केंद्र है, जो क्या है विजयनगर साम्राज्य का क्या था, केंद्र था 1336 में। अब क्या है, आज की स्थिति में अगर हम्पी को देखा जाए तो वहाँ खंडर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो बनाई गई थी उस समय, वो सारी की सारी धूमिल हो चुकी है, नष्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन खंडरों के लिए भी एक शब्द यूज कर सकते हैं अपने, शानदार। यानी जो हम्पी के खंडर भी आज बचे हुए हैं वह भी क्या है, शानदार प्रकार के हैं। उनके बारे में देखते हैं कि जो हम्पी के शानदार खंडर हैं उनसे पता चलता है कि जो शहर की किलेबंदी थी वह उच्च कोटि की थी। किलेबंदी का मतलब होता है शहर केंद्र था किसी साम्राज्य का, तो ऑब्वियस सी बात है किला बनाया गया होगा, उसकी किलेबंदी की होगी, यानी चारों तरफ से दीवारें बनाई गई होंगी, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। अब जो इस नगर की पहली विशेषता आती है वह यह है कि इस नगर में क्या है, जो दीवारें बनाई गई थी वो गारे या चूने से लिपी हुई या उससे जोड़ी हुई नहीं थी। इसमें क्या है, पत्थरों को काट कर उनमें एक दूसरे को ठूस कर जमा कर उनमें एक दूसरे के पत्थरों को गूंथ कर क्या है बनाया गया था, यानी आपस में फंसा कर पत्थरों को गूंथा गया था। किसी प्रकार के चूने या मिट्टी गारे वगैरह से उनको जोड़ा नहीं गया था। तो यानी मजबूती की क्या है वह उत्कृष्ट पहचान बनती है, क्योंकि जो कमज़ोरी की चीज़ें हैं गारे वगैरह वह उसमें इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। हम्पी की वास्तुकला क्या है, विशिष्ट प्रकार की थी, चाहे उसमें शाही भवन देख लीजिए या भव्य मेहराब या गुंबद। मेहराब, गुंबद या फिर शाही भवन, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के थे। यहाँ पर जो बड़े खंभों वाले विशाल कक्ष बने हुए हैं जिनमें क्या है मूर्तियों के लिए आले भी रखे हुए हैं, सुनियोजित बाग बगीचे, सुनियोजित बाग बगीचे बनाए गए हैं, ठीक है, विशाल कक्ष बनाए गए हैं और कमल और टोडों की आकृति वाले कमल कमल व टोडों की आकृति की मूर्तिकला यहाँ प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में समृद्धि काल में हम्पी क्या है कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। उन दिनों में हम्पी में क्या है बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर या फिर चेटियों और पुर्तगालियों यूरोपीय व्यापारी आदि की वहाँ पर क्या है भरमार थी वहाँ के बाज़ारों में। अब मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। देवदासियाँ जो है वो वहाँ के विरूपाक्ष मंदिर में क्या है देव प्रतिमा या राजा या प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। एक चीज़ वहाँ की फेमस है महानवमी का जो पर्व है वो बहुत ही विशाल रूप से मनाया जाता था, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता था, जो क्या है आज दक्षिण भारत में
नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। उन दिनों में हम्पी में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हुआ करता था और महानवमी मंच को भी उन्होंने खोज निकाला है। ठीक है, जो पुरातत्वविद है उन्होंने महानवमी मंच को खोजा है। अब महानवमी मंच जो था वह भी अपने रूप से महत्वपूर्ण कार्य करता था, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अतिथियों का सत्कार किया जाता था। अतिथियों के सत्कार के लिए या फिर जो अधीनस्थ है, अधीनस्थों से उपहार प्राप्त किए जाते थे और या आदेश जारी किया जाता था अधीनस्थों के लिए। ठीक है, राजा विराजमान होकर वहाँ पर नृत्य, संगीत या मल्लयुद्ध का आनंद उठाया करते थे। लेकिन क्या होता है, 1565 के अंदर हम्पी जो एक प्रसिद्ध नगर बन चुका था, 1565 में दक्कनी सुल्तानों या फिर गोलाकुंडा बीजानगर, गोलाकुंडा बीजानगर या फिर बीजापुर भी कह सकते हैं उसको, अहमदनगर या फिर बरार और बीदर, बरार या बीदर के हाथों विजयनगर की क्या है, राज्य होती है और वो क्या है, इस हम्पी नगर को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि राजा जो है दूसरे राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों को, मंदिरों को, अवस्थानों को क्या है, तोड़ देते थे उनको जीत लेने के बाद, और यह उनकी विजय का प्रतीक माना जाता था उनको तोड़ना। तो ऐसा वह किया करते थे और इसी के कारण क्या है, हम्पी नगर भी टूट जाता है। हम्पी नगर जो है वो व्यापारिक केंद्र था, और व्यापारिक केंद्र के बारे में मैं बता देता हूँ कि ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा या बेचा जाता है, यानी वाणिज्यिक केंद्र। वाणिज्यिक केंद्र किसे कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न स्थानों या उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, तो हम्पी क्या है, एक वाणिज्यिक केंद्र बना, एक मंदिर के लिए भी फेमस था, राजा की राजधानी भी थी, प्रशासनिक केंद्र भी था। लेकिन बाद में क्या है, ये दक्कनी सुल्तानों, गोलाकुंडा या बीजापुर, बरार, बीदर वगैरह, इनसे क्या है उसको पराजय का सामना करना पड़ता है और फिर हम्पी इस प्रकार के खंडरों में बदल जाता है। दोबारा से उसका विकास या पुनरुद्धार नहीं किया जाता किसी भी राजा के द्वारा। ठीक है, अभी क्या है, अपने पढ़ लेते हैं जो विजयनगर के शासक थे उनके बारे में जो विवरण मिलते हैं। उनमें जो एक गोवा से आने वाला व्यापारी जो था पुर्तगाली,
वह बताता है कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे उस द्वार के भीतर राजा के अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा हुआ था, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यापारी आते थे हम्पी के बारे में वो विशेषता बताया करते थे, उसकी प्रसिद्धि बताया करते थे, जो भी व्यापारी यहाँ से गुजरते थे। क्योंकि यह क्या है, बहुत से व्यापारियों का केंद्र रहा था, जैसा कि हमने पढ़ा था, मुस्लिम या फिर हिंदू चेट्टी या जो यूरोपीय व्यापारी हुआ करते थे, उनका विजयनगर के इस हम्पी नगर में जमघट लगा रहता था उनके एजेंटों का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। अब बात करते हैं जो अपने शासनकाल में विजयनगर के शासक थे, उन्होंने इसके उद्धार के लिए जलाशय व नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई, क्योंकि विजयनगर के शासक जो हैं वो प्रजा उद्धारक थे, प्रजा का क्या है कार्य करने में उनको विश्वास था। तो उसी के लिए क्या है, मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया था। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया था उनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अनंतराज जलाशय का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम क्या था, अनंत राज जलाशय। इससे जोड़कर यानी ये बांध जो बनाया गया था उसके पास अनंतराज जलाशय का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय जो उस विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं, कृष्णदेव राय ने पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांधकर विजयनगर के निकट एक विशाल झील का निर्माण करवाया गया था उसके द्वारा। ठीक है, विशाल झील का निर्माण करवाया गया, जहाँ से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों व सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। यानी वो जो जल होता था वो जलाशयों में या खेतों बगीचों में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विजयनगर या हम्पी के शासक थे, उन्होंने हम्पी को बनाते समय क्या है बहुत ही कार्य किए। या फिर जैसे हम्पी के अंदर जो एक विठल मंदिर है, वहाँ एक पत्थर का रथ बना हुआ है, जो 50 का नोट अगर अपने देखते हैं तो उसके पीछे की साइड जो एक क्या है रथ मिलता है पत्थर का हम्पी के अंदर। ठीक है, 50 का नोट जो नए नोट आपने देखे होंगे उसके अंदर, तो वही हम्पी का जो पत्थर का रथ है वो कला का अपने देख सकते हैं नोटों पर आजकल, तो वो कला का कितना उत्कृष्ट नमूना है। तो बनाने समय क्या है, विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने बनाते समय इसमें किसी भी प्रकार की कमी को नहीं रखा था। लेकिन जो आक्रमणकारी थे विदेश के या उसके आसपास के क्षेत्र के, उन्होंने क्या है इसको पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि खंडरों में क्या है उस क्या है विख्यात उस प्रसिद्ध जो सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी, जो नगर के वासी यहाँ पर लोग रहते थे, उनकी आवाज़ें जो हैं वो आज भी गुंजायमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या है सूरत का पश्चिम प्रवेश द्वार, नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगी वह है सूरत नगर के बारे में बात करेंगे, जो क्या है पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है, प्रवेश द्वार कहलाता है।